चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आएगा अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे, तो बहुत टाइम बाद पढ़ोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि नीट देने वाले, प्लीज आप इस पार्ट को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इतना पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही है क्या किसी को? क्या है ना, एक्चुअली ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना, पता नहीं अभी आप लोगों को कैसा लगता है, पता नहीं मुझे, बट क्लास में ज़्यादा बेटर होता है, इंटरेक्शंस होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। वहाँ पर नींद, वहाँ पर भी लोग सो जाते हैं, वैसे तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्या एक्सपेक्ट करूँ मुझे नहीं पता, इसलिए बीच बीच में पूछता हूँ। आप लोगों को कौन सा जमता है, ये ऑनलाइन वाला ज़्यादा जम रहा है कि ऑफलाइन वाला जमता है? ऑफलाइन वाला। बेटर कौन सा आपके हिसाब से, है ना? ज़्यादा बेटर। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जानबूझ के मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बीच में अपने आप को इंटरप्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। बॉटनी है, थोड़ा सा होता है बोर, बट ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, तो आपके लिए तो बोर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को तो बोर नहीं लगना चाहिए, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। कोई टॉपिक हम बार बार पढ़ते हैं या वापस पढ़ते तो हमें बोर होता है। तो आप, आई होप आपको क्लियर है, रेसिमोस के अंदर देयर इज एक्रोपिटल सक्सेशन, साइमोस के अंदर सब बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, आप कैसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरे हिसाब से आपको ऐसे याद करना चाहिए। वैसे आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको एक ट्रिक देख सकता हूँ कि रेसिमोस के अंदर आपको ए दिख रहा है, देखो, आर ए, ए तो एक्रोपिटल सक्सेशन है, जबकि आपको साइमोस में कहीं पे भी ए नहीं दिखेगा, साइमोस में ए है ही नहीं। तो याद रख सकते हो, अगर एक एक्रोपिटल तो दूसरा बेसिपिटल ही होने वाला है। ये एक तरीका, इससे आप याद रख सकते हो, जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। तो रेसिमोस के अंदर सिंस ए आ रहा है तो आप बोल सकते हो उसके अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन है। और जैसे एक्रोपिटल सक्सेशन आपको याद आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यंग फ्लास्क कहाँ है, ओल्डर फ्लास्क कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, किसमें डेफिनेट ग्रोथ है, किसमें इनडेफिनेट ग्रोथ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्लावर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। हमें पता है फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा बताया था एवोल्यूशन का ऑर्डर, दैट इज एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, मोस्ट इवॉल्व्ड इज मोनोकोटिलिडन्स। कौन से इतने सारों में से सबसे ज्यादा कौन से है जिसमें फ्लावर्स आते हैं? एंजियोस्पर्म। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। इनफैक्ट 12th में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, इट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर different kinds of whorls, four different kinds of whorls arranged successfully on the swollen end of the stalk or pedicel. मैंने भी आपको ये बताया था, on the swollen end of the stalk or pedicel। pedicel जो थी वो swell हो रही थी, वो swollen हो रही थी, यानी वो swell हो रही थी, आपको समझ में आ रहा है, एपेक्स पर। और swell होने के बाद उसका नाम हमने बोला था थैलेमस। उसका एक और नाम है रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल। तो थैलेमस और रिसेप्टिकल इज वन एंड द सेम। ठीक है, ओके। वॉल्स क्या है? वॉल्स आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। फ्लावर के अंदर एक्चुअली इसका बाइफर्केशन कैसे है? फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल्स है, बट उसमें से 2 रिप्रोडक्टिव है और 2 एक्सेसरी है। एक्सेसरी आपको पता ही है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, दिस इज मेन प्रोडक्ट, बट इसके साथ एक्सेसरीज आती है। क्या एक्सेसरीज आती है? ईयरफोन, ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, ये सब क्या है? यार एक्सेसरीज, इसको एक्सेसरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सेसरीज बोलते हैं। सिमिलरली वही है, प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव वॉल्स, दे आर रिप्रोडक्टिव वॉल्स। बट जो कैलेक्स और कोरोला है वो रिप्रोडक्शन करने में काम नहीं करते, वो रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन करना उनका काम नहीं है, पर रिप्रोडक्शन के अंदर असिस्ट करना उनका काम है।
समझ में आया? इसीलिए उनको हम एक्सेसरी वर्ड्स बोलते हैं या नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। देखते हैं अभी क्या लिखा है इसमें। ओके, पेडिसिल आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पेडिसिल की स्पेलिंग अलग लिखी हुई है, वैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो कोई ये मत सोचना कि अरे यहाँ पे तो ई एल है और मैंने एल ई बोला था। ओके, ठीक है। स्टॉक और पेडिसिल called thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organs. मैंने भी आपको यही बताया. While endoecium and gynoecium are reproductive organs. In some flowers, like lily, the calyx and corolla are not distinct and they are termed as perianth. Very important again. Very important. देखो, normal plant के अंदर आप बता सकते हो कि कौन calyx है और कौन corolla है. आपको पता है calyx greenish portion होता है. Greenish portion. फ्लावर के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, आपको क्लियर कट पता चल जाता है कैलिक्स कौन सा है। और कोरोला एक्चुअली क्या होता है? पेटल्स। कोरोला क्या होता है? पेटल्स, है ना। ये कलरफुल, ये ब्राइट कलरफुल होता है। ये ब्राइट रोज में क्लियर कट दिखता है। रोज में क्लियर कट जो ग्रीनिश पोर्शन है रोज का, दैट इज कैलिक्स। और जो रेड कलर के हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। आपको बता दूं मैं एक ऐसे भी याद रखना आपका, केस कोप। जस्ट अ ट्रिक, अगेन इट्स अ ट्रिक। क्या मतलब है इसका, मेरे कहने का? क्यों लिखा है ऐसा? केस कोप क्यों याद रखना है? ट्रिक क्या? कैलेक्स का दूसरा नाम सेपल्स है, सेपल्स। और कोरोला का दूसरा नाम है पेटल्स। ठीक है, कैलेक्स और सेपल्स एक ही होता है, सेपल्स। और कोरोला का दूसरा नाम है पेटल्स, पेटल्स। तो इस तरह से याद रह जाता है, केस कोप। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कैलेक्स इज आल्सो नोन एज सेपल्स, कोरोला इज आल्सो नोन एज पेटल्स। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली हम हर फ्लावर में पता कर सकते हैं कि कैलेक्स कौन है और कोरोला कौन है। कैलेक्स कौन है? ग्रीनिश पोर्शन। ब्राइट जो है वो क्या है? कोरोला है। बट कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें आप बता ही नहीं सकते कि कैलेक्स कौन सा और कोरोला कौन सा। नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। क्योंकि उसमें क्या होता है, या तो जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स जो होता है, सारे कोरोला जो है वो कैलेक्स जैसे बन जाते हैं। सारे कोरोला जो है वो कैलिक्स जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सारे के सारे कैलिक्स जो है वो कोरोला जैसे दिखने लग जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कैलिक्स वो कोरोला में कन्वर्ट हो गए, मतलब कन्वर्ट नहीं हुए, उसके जैसे दिख रहे हैं। वाइस वर्सा, या तो सारे के सारे कोरोला कैलिक्स में कैलिक्स जैसे दिखने लग गए, या सारे के सारे कैलिक्स जो है वो कोरोला जैसे दिखने लग गए। अगर ऐसा हुआ तो आप बता ही नहीं पाओगे। आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कैलिक्स कौन सा, कोरोला कौन सा? तो उनको एक अलग नाम दिया है। जब कभी भी अगर आप कैलेक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो बाय एक्सटर्नली, देन उनको हम बोलते हैं पेरियांथ। दैट इज नोन एज पेरियांथ, पेरियांथ। आप क्लियर कट अभी वापस आप पढ़ोगे। और पेरियांथ का एग्जांपल गलती से भी मत भूलना, पेरियांथ का एग्जांपल है लिली। ये गलती से भी मत भूलना। लिली एक ऐसा फ्लावर है जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, उसका सिर्फ याद रखो, वही लिखा है, देखो वापस पढ़ते हैं। इन सम फ्लावर्स like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. तो एक्चुअली लिली के अंदर आप बोल ही नहीं सकते कि लिली के अंदर कैलिक्स होता है और कोरोला होता है, नहीं, गलत है। लिली के अंदर एक्चुअली क्या होता है? पेरियांथ। कि लिली के अंदर हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन, इसीलिए उनको हम साथ में मिला के क्या बोलते हैं? पेरियांथ। आई होप इट इज क्लियर। समझा? Yes, sir. एक रिप्लाई। ओके, Yes, sir. ठीक है। Okay. चलो अच्छी बात, 2-3 रिप्लाई आ गए। ओके, ये भी समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से आपके लिए तो इंटरेस्टिंग ही होगा, बिकॉज आपने ये सब कभी सुना नहीं पहले। किसी ने सुना है पेरियांथ वर्ड पहले? एनीवन? No, sir. किसी को पता है पहले किसी ने पढ़ा है पेरियांथ? यहाँ पर आईसीएससी से कौन है, उन्होंने कभी सुना है? आईसीएससी में है ऐसा कुछ?
आईसीएससी में से कुछ है? कोई है यहाँ पर आईसीएससी से? कभी सुना आपने ये वर्ड? चलो कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। दैट इज पेरियांथ क्या होता है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, थैलेमस क्या है, रिसेप्टिकल क्या है, पेडिसिल क्या है, पेडंकल क्या है, पिटियोल क्या है, ये सब टर्म्स अभी आपको आई थिंक क्लियर है। आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एक ही फ्लावर के अंदर अगर दोनों के दोनों मेल पार्ट भी है फीमेल भी है, ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, इज नोन एज बाइसेक्सुअल, है ना। ऑब्वियसली दोनों मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, है ना। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हैं, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। सिंपल, ठीक है। ओके, अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल्स इज यूनिसेक्सुअल। कोई बता सकता है ये वर्ड कहां से आ गया अचानक से, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स? इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? अचानक से ये वर्ड कहां से आया? एनीवन? स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, किसी को पता है? ओके, सही बोल रहे हो आप। ओके ओके, देखो मैं बताता हूँ आपको, भी ध्यान देना है यहाँ पर वापस। कम सिंपल है, आपको मैंने क्या बताया था, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है ना। अभी समझो, सही बोला वैष्णवी आपने भी। अगर बहुत सारे मेल पार्ट है, दिस इज नोन एज एंड्रोशियम, दिस इज नोन एज एंड्रोशियम। मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे तीन है, इस पूरे एक को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। एक को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। बहुत सारे को ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स इज नोन एज एंड्रोशियम। एक्चुअली एंड्रोशियम इज अ ग्रुप। ये एक पोर्शन जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है एक्चुअली। जैसे मैं अभी जिसको मैं अभी और थिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, ये इतना सा पोर्शन इज नोन एज स्टेमेन। इसमें नाम में ही मतलब समझ में आ जाएगा, मैंने इसके अंदर स्टेमेन, ऑब्वियसली इट्स अ मेल पार्ट, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको इतना भी पता होगा, जब कभी भी बायोलॉजी के अंदर एंड्रो वर्ड आता है, एंड्रो, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मेल ओनली, इट इज रिलेटेड टू मेल ओनली। जब कभी भी बायोलॉजी में गाइन वर्ड आता है, इट इज रिलेटेड टू फीमेल। इनफैक्ट आप देख सकते हैं एक डॉक्टर्स भी होते हैं स्पेशलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल स्पेशलिस्ट होते हैं वो, गायनेकोलॉजिस्ट। गाइन वर्ड रिफर्स टू फीमेल। तो ये सब भी समझ में आना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक को क्या बोलेंगे हम, पूरे को, इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेमेन। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेमेन को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। सेम कहानी फीमेल में भी है। फीमेल की अगर बात करें, अगर बहुत सारे ऐसे पोर्शन है, बहुत सारे ऐसे पोर्शन है, तो इस एक को, इस पूरे एक को, हाँ ये इतना पोर्शन, इस पूरे को बोलते हैं हम कार्पेल, दिस इज नोन एज कार्पेल। इनफैक्ट कार्पेल ही नहीं, इसका एक और नाम है, कोई बता सकता है इसका एक और नाम? कार्पेल कोई बता सकता है इसका एक और नाम है? एनीवन? प्लीज नेट पे चेक करके, नहीं अगर आपको आता है तो बताना। एनीवन? नहीं, ओव्यूल बहुत अलग है। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे पता होना चाहिए ओव्यूल क्या है, ये क्या है, वो कैसे पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आंसर इज पिस्टिल, नॉट पिस्टल, इट इज पिस्टिल, पिस्टिल। तो दिमाग हमेशा, जो लोग, प्लीज जो लोग नीट करने वाले, स्पेशली ये सब मत भूलना, ठीक है। याद रखना, स्टेमेन का दूसरा नाम नहीं है, स्टेमेन स्टेमेन ही है। बट ये जो पूरा मैं एक बता रहा हूँ, ये एक जो बता रहा हूँ, दिस इज नोन एज कार्पेल, दिस इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल, और पिस्टिल। बहुत सारे अगर कार्पेल है, देन इट इज नोन एज गाइनोशियम। सो
मैं बोल सकता हूँ ग्रुप ऑफ कार्पेल्स और ग्रुप ऑफ पिस्टल इज नोन एज गाइनोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। वहां पे भी वही है, कैलेक्स का मतलब है बहुत सारे एक साथ। अगर मैं सिर्फ एक ग्रीन पोर्शन को उठाऊं दैट इज नोन एज सेपल। इसमें मैंने आपको याद रखवाया था केस कोप। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है कि ग्रुप में क्या बोलते हैं और सिंगली क्या बोलते हैं इनका नाम। मैं सब पूछूंगा आपको, तो मैं कभी भी पूछ सकता है इनफैक्ट। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्लीज आप डिसाइड कर लो कि आपकी कौन से फील्ड में जाना है। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। एक और चीज बात, कल मैंने 12th को भी बताई थी, ये बात आपको भी बताता हूँ। देखो ये जो एज है अभी फिलहाल, क्या लिखा है, बोथ आर नोन एज एक्सेसरी वर्ल्स। यस, बोथ आर नोन एज एक्सेसरी वर्ल्स। बोथ कौन, कैलेक्स एंड कोरोला। बिकॉज उनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है एक्चुअली। वो रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करते हैं, वो रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ह्यूमन से रिलेटेड बता रहा हूँ। आई होप बायोलॉजी की तरह ही लेना उसको, बायोलॉजी की तरह ही लेना उसको, कुछ अलग तरीके से मत लेना। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर पेनिस, पेनिस इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेनिस इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्चुअली। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस, जहां पर गैमेट्स, हालांकि उसको बोलते हैं पेनिस इज आल्सो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली, वो भी रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। बट एक्चुअली अगर आपको बोले कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, प्राइमरी में वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी, प्राइमरी वो होता है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। और मेल में गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस। 12th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर है वैसे तो, ऐसे भी तो टेस्टिस जो है मेल के अंदर, वो एक्चुअली वो स्पर्म बनाता है। इसीलिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस, पेनिस इज अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिमिलरली इन प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरीज, क्योंकि ओवरीज जो है वो एग बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर है मैंने क्या बोला, समझ में आया। 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है, इस चैप्टर को लेके बहुत सारे लोग बैठते हैं। इसमें तो अजीब है, इसमें तो कॉमर्स स्टूडेंट भी बैठ जाते हैं, सच में ऐसा है। कुछ लोग श्योर नहीं होते ना, और जिस क्लासेस में साइंस और कॉमर्स दोनों होते हैं ना, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट भी आके पीछे बैठ जाते हैं अगर उनको पता है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, डेफिनेटली मैंने ऐसा नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसा भी होता है ना किसी किसी क्लासेस में कि पीसीएम का बैच होता है, पीसीबी का बैच होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पीसीएम वाले जिन्होंने वो बायोलॉजी पढ़ा नहीं, वो भी आके बैठ जाते हैं। अजीब है, ऐसा है। सौरभ आपको ऐसा करना क्यों है, बट आपको ड्रॉप क्यों लेना है? अभी से पढ़ाई करो, 2 साल कोई कम थोड़ी है, क्यों 1 साल बिगाड़ना है? नहीं हुआ तो देखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं भी क्या बता रहा था आपको, आई होप आपको क्लियर है कि एक्चुअली जो पार्ट, चाहे वो प्लांट में हो या ह्यूमन बीइंग में हो या किसी में भी हो, वो ऑर्गन जो एक्चुअली गैमेट्स बनाता है उसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। जो लोग सिर्फ हेल्प करते हैं ना उसको हम, हाँ तो देखेंगे 12th में कम परसेंटेज क्यों, ये सब सोच रहे हो 12th में कम परसेंटेज क्यों आएंगे, पढ़ोगे तो आ जाएगा। कंसेप्ट पता है तो लिख के ही तो आना है, कंसेप्ट आएगा तो लिख के ही आना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको वो बता रहा था। ओके, मैं आपको कुछ इस चीजें बता रहा था। प्लीज एक चीज और कि है ना, मैंने कल 12th को भी बताया, मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो एज है ना अभी फिलहाल आपकी, ये एज है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये एज में ना इमोशनल चीजें बहुत लाइफ में आती है, लाइफ में बहुत सारी इमोशनल चीजें है इस एज में। क्योंकि इस एज में ना हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के टूवर्ड्स है, प्यूबर्टी अटेन होती है, इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे इमोशनल चीजें जो है वो अराइज हो जाती है। तो प्लीज इमोशन के चक्कर में आके अपनी लाइफ को खराब मत करना। मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि कॉलेज लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करो आप। प्लीज अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सीरियसली लेना। अगर आपको लाइफ में आगे कुछ बनना है, अगर आपको कुछ अलग सा स्टेटस चाहिए, तो आप मत सोचना मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको। लाइफ है, कुछ टाइम बाद है ना ये इमोशन सब गायब हो जाएंगे।
कुछ टाइम बाद, आज से 10 साल 15 साल के बाद सारे इमोशन गायब हो जाएंगे, कुछ आपको इतना लगेगा नहीं, ठीक है इट्स ओके, ऐसा लगेगा। पर फिर ऐसा लगेगा कि अगर आपने अभी पढ़ाई की होती तो आप कहाँ होते, तब फिर वो रियलाइज होता है, फिर वो रिग्रेट होता है। इट्स बेटर कि अभी के लिए, अब इस स्टेज में अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ाई करनी है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ काफी बोरिंग हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो बोरिंग है, दोनों को इमोशंस वाला एस्पेक्ट है वो भी ठीक है, बट वो इमोशनल में इतना भी नहीं डूब जाना है कि आपकी पढ़ाई को प्लीज मत करो। पढ़ाई तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं अगर लोग आप किसी और पाथ में चले जाते हो, गलत है, फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, लिटरली बोल रहा हूँ। ये फेज ही ऐसा है, यहाँ पर आपकी गलती ही नहीं है, आपके प्रॉब्लम है ना। हमारे लाइफ में जब सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा ये वाला पार्ट है, दोनों बैलेंस होने चाहिए, ऐसा मैं बोलने की कोशिश करूँ। प्लीज कुछ बनना ही है तो ऐसा करना पड़ेगा, इतना तो समझ नहीं होगा आप लोग। लाइफ को भी एंजॉय करने की जरूरत है ऑब्वियसली। अगर आप ये डेज चले गए, ऑब्वियसली ये वाले डेज भी वापस नहीं आने वाले आगे जाके लाइफ में, कभी नहीं आएंगे ये वाले डेज, है ना। स्टूडेंट लाइफ है ये, तो ये नहीं है कि खाली पढ़ाई ही करो, तो ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें मिस कर जाओगे, तो दोनों होना चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि प्लीज पढ़ाई को मत साइड में रखना है, जितना पढ़ाई करना है उतना करना है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा करना करो भले। ये मेरे कहने का मतलब है, तो आई होप आपको क्लियर है। प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी की है, ठीक है। अगर जैसे अभी ये सौरभ, अभी आप बोल रहे थे कि 12th के बाद अगर मैं नीट दे दूं 1 साल बाद, वही मैं आप बताता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई है टूवर्ड्स गर्ल्स स्पेशली। बोलते हैं कि हो गई, बट अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि अगर 12th के बाद अगर एक लड़का 12th में अगर किसी लड़के को अच्छे परसेंटेज नहीं आए और अगर वो नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ, उसको एक बार चांस मिल सकता है, अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है कि हाँ भाई तू 1 साल ड्रॉप ले ले और उसके बाद पढ़ लेना। बट गर्ल्स में कम चांसेस है। ऐसा नहीं, हर एक की फैमिली अलग अलग होती है, मैं सिर्फ एक जनरलाइज सीन क्रिएट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स को ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की आगे की लाइफ, है ना। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपने गेन कर लिया, नॉलेज अगर आपके पास है, आप कहीं नहीं अटकोगे फॉर श्योर, ठीक है। ओके सौरभ, कोई बात नहीं, कोई जो आपकी मर्जी। पर मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में अगर आप ये थॉट ला लोगे ना, तो फिर आप ऐसे ही करोगे ना। पहले आप पढ़ो तो सही, 2 साल है, पढ़ तो देखो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। आई होप मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप। क्लियर है मैंने क्या बोला? लगता है किसी ने सुना ही नहीं। ओके ओके ओके, चलो जिन्होंने सुना अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर कुछ लोग, मेरा भी लेक्चर है 5:30 पे, नेक्स्ट न्यू लेक्चर है 5:30 पे। थोड़ी देर में छोड़ रहा हूँ बस लास्ट, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर है। अभी स्टेमेंस क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, कार्पेल्स क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, सेपल्स, कैलेक्स, पेटल्स, कोरोला, सारे वर्ड क्लियर है। इन वर्ड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, तो अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमेन है, स्टेमेन है इसका मतलब वो फ्लावर कैसा कहलाएगा, अभी मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ कार्पेल है तो वो कैसा कहलाएगा, फीमेल फ्लावर। तो वो कैसे होगा, यूनिसेक्सुअल, ऑब्वियसली उनके अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो यार नोन एज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक हो गया
बाइसेक्सुअल, एक हो गया यूनिसेक्सुअल। ओके ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक लेके भी मतलब नहीं है, आपका अगला लेक्चर भी है तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है किसी को? कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है कैन आस्क फ्रीली। यहाँ पर आपको जरूरत भी एक्चुअली गाइडेंस की, आपको सही स्टेप लेना नहीं आएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके फैमिली में कोई है तो डेफिनेटली आपको सही गाइड करने में, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सर से बोल के मुझे फोन करके भी बात कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ओके आपको कुछ पूछना है आप कभी भी पूछ सकते हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा है, आपको नई आइडिया होती है, मेरे को भी नहीं थी, मुझे ही नहीं पता था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, किसी की बात में कोई फ्रेंड है वो इंजीनियरिंग लेने जा रहा है, मैं भी सोचूंगा मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। अभी ये सब चीज़ें समझ में आती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कौन सी फील्ड में जाना है, प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो रहा है क्या लेना चाहिए नहीं, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है? कुछ डाउट? हाँ हाँ चलेगा चलेगा सर, चलेगा, ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर।